अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लार्जेस्ट पार्टी नेशनल असेंबली में बनने जा रही है। अगर वो उनको जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है और उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली तमाम सीटें उनको दे दी गई हैं, अब इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इस पार्टी के साथ चला नहीं जा सकता। इस पार्टी के हवाले से बैन की बात हो रही हैं और इस पार्टी में और क्या क्या मामलात होंगे। और कल हमने सुना कि उन्होंने ये खान साहब ने जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने इस बात का एक एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने बिल्कुल कहा था कि जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन आज उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब और तहरीक इंसाफ कुछ डिफरेंट बात करें। क्या कह रहे हैं आप सुनिए। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है कि जब 14 मार्च को ज़मान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 18 मार्च को, तो हमला आवरों में रेंजर्स और ISI के लोग शामिल थे। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके बाद पार्टी में ये फैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, अगर पुलिस के मामलात में रेंजर्स या ISI या किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की, तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए। वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए। और ऑफकोर्स एहतजाज के हवाले से बात आप जिस तरह से सलमान अकरम राजा साहब ने की, और एहतजाज का हक जब क्योंकि नहीं मिल रहा, जलसे का हक नहीं मिल रहा, तो पार्लियामेंट के बाहर ही एक अलामती भूख हड़ताल कैंप लगा लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तमाम लीडर्स आज वहाँ पूरा दिन बैठे रहे, 7 बजे के करीब वो उठे हैं, उसके बाद कल फिर बैठ जाएंगे। अब ये मामला कितने दिन तक चलेगा? पार्टी को बैन करने का फैसला अगर हो गया है उसूली तौर पर, जैसे कि तारड़ साहब फरमा रहे थे एक प्रोग्राम में अब से कुछ देर कबल, हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोग और एक बात करें कि कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन तारड़ साहब कह रहे हैं उसूली फैसला हो गया है। तो उसूली फैसले और हतमी फैसले में कितना फ़र्क होता है, ऑफ कोर्स वील फाइंड आउट। बट आज क्योंकि काबीना में इजलास होना था, काबीना में ये पॉइंट्स उठाने थे, लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोर्ट चली गई है। उसी केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रिव्यू पटिशन का केस करेगी कि सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई। तो अब शायद ये इंतज़ार करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। लेकिन ऑफ कोर्स उमर अयूब साहब hasn't forgotten the DGISPR press conference yesterday. He had some more to say today. What did he say? सुनिए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसके बारे में कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहूंगा कि DGISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसने तर्जुमानी उसने की इंटीरियर मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की। तो DGISPR ने खुद ही अपने आप को एक फेडरल वजीर के तौर पे प्रमोट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसकी जरूरत इसलिए मेरा ख्याल है पेश आई है क्योंकि वो सहारा देना चाह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत को, जो कि डूब चुकी है। फॉर्म 47 की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, मरियम नवाज की हुकूमत में उस किश्ती में इतना पानी आ चुका है कि उसको अभी बचाना नामुमकिन हो चुका है। अवाम की अदालत में वो बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। डिस्क्रेडिट हो चुके हैं जो लोग, वो अभी भी बैन करने का हक रखते हैं। और बैन करने का हक उसूली तौर पर फैसला जो कि कर लिया गया है और जो कि उसूली तौर पर फैसला होने के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट जाना है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी। याद रहे कि TLP भी बैन हुई है इस मुल्क में और पार्टीज भी बैन हुई हैं। चेक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो जमहूरियत का दौर हो या मार्शल लॉ का, पार्टीज बैन होती रही हैं, डिफरेंट नाम उससे सामने आती रही हैं। क्या किसी पार्टी का वजूद कभी खत्म हो सका है? नहीं। TLP का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 2015 में उनको बैन किया गया, लेकिन उनको डीलिस्ट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इसलिए वो पॉलिटिकल जो सर्कल है उसमें वो एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं और फैज़ाबाद धरने के फैसले के बाद फैज़ाबाद पे धरना भी देते हैं। लेकिन ऑफकोर्स बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बतदरीज बदतर से बदतरीन हो रही है एंड इट्स एक्चुअली कॉलिंग फॉर अटेंशन। लेकिन बन्नू वाला मामला कहीं और से कहीं और जोड़ा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और पार्टी का बैन, हमारे साथ मौजूद तैमूर झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपको जिस तरह से पता ही है बन्नू वाला मामला है, आपकी पार्टी को बैन करने का फैसला उसूली तौर पर कर लिया गया है। आपके क्या इस पे क्या कहेंगे आप इस पे? पाकिस्तान इज नेवर अ डल प्लेस, लगता तो यही है। नेवर।
हाँ जी, Never a देखो dull day कहाँ for से PTI either. नहीं, हाँ, पीटीआई के लिए I तो wanted to बिल्कुल start ही anyway. डाल What देंगे। happened in Bannu? बन्नू से देखिए, शुरू कर लें। बन्नू में क्या हुआ? ये अब जो फुटेजेस कल डीजी आईएसपीआर ने चलाई, उसमें तो साफ जाहिर है कि कुछ असलहा जिन लोगों के पास था वो थे, बच्चे पत्थर उठा के मार रहे थे, दीवारों पे फायरिंग हो रही थी। सो दैट रियली स्ट्रेंथन देयर केस। व्हाट्स योर केस? नहीं देखिए, ये और अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने भी अस वर्सेस देम कर दिया, और उसकी एक वजह ये है कि मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पार्टी के अगेंस्ट हो ना, तो फिर ऑब्वियसली उसका जवाब भी मिलेगा, उसके वोटर्स भी नाराज होंगे, और आईएसपीआर जो है वो अपने इदारे को खुद ही पॉलिटिसाइज कर रहा होगा। सो इट्स नॉट आवर केस और देयर केस, इट्स अबाउट द फैक्ट्स। फैक्ट्स ये, और मेरे ख्याल में ये जरूरी है सना कि इस पे थोड़ी सी बात करें। मैं वहां पे गया द डे आफ्टर द इवेंट, अस्पताल में देखने के लिए जो मरीज वगैरह थे, बाकी जो अस्पताल में थे वो बच्चे थे। फैक्ट्स ये है कि पिछले 3-4 महीनों में बनू में एक जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ है, जहां पे बहुत से जो वहां पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स वगैरह हैं, वो समहाउ जो है वो उन लोगों के हाथों आ गए हैं जो कि अपने आप को, जैसे अली अमीन ने अपने बयान में कहा, जो कि अपने आप को जो है वो कहते हैं कि उनके पास स्टेट की सपोर्ट हासिल है। ऑब्वियसली नॉट ट्रू एनीवे, और उनकी वजह से जो है वो आई थिंक पार्ट ऑफ द डे पुलिस जो है वो पीछे हुई। जो अमन मार्च था वो इसी के खिलाफ था कि बनू के लोग चाहते ये हैं कि वहां पे रूल ऑफ लॉ हो, वहां पे अमन हो, और वहां पे जो सिविलियन इदारे हैं वो अपना रोल सही प्ले करें, और उनकी जिंदगी जो है वो कॉमन हो। इसमें सारी पार्टीज के लोग भी थे, इसमें बनू के ताजिर भी थे, और बहुत बड़ी तादाद में निकले। विजुअल्स हम सब ने देखे, हालांकि उस दिन टीवी नहीं चला रही थी। वापसी में लगता है कि ये हुआ कि कुछ पथराव हुआ, कुछ डिस्टर्बेंस हुई, और जवाब में कुछ फायरिंग हुई। ना पथराव होना चाहिए था, ना स्ट्रेट फायरिंग होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो क्रेडिट केपी की हुकूमत को यहाँ पे देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत तनकीद बर्दाश्त की। दे हैव बीन वेरी केयरफुल। मेरा उनके साथ कोई रोल नहीं है, बट दे हैव बीन वेरी केयरफुल इन ट्राइंग टू मेक श्योर राइट कि वो इशू भी सॉल्व हो। मेरे ख्याल में कल रात अली अमीन की उनके जिरगे के साथ एक मीटिंग हुई, एक सक्सेसफुल मीटिंग हुई कि इशू भी सॉल्व हो, और कि किसी इदारे पे इंक्लूडिंग पाकिस्तान फौज पे कोई दाग धब्बा ना लगे, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी मजीद जो है वो जाहिर करे। लेकिन द सिचुएशन इज स्टिल सेंसिटिव, नॉट जस्ट इन बनू लेकिन अक्रॉस साउथ केपी, और मेरे ख्याल में एंड आल्सो बलोचिस्तान जी, एंड मैंने कहा आल्सो बलोचिस्तान, in parts of Balochistan even more. मेरे ख्याल में प्रूडेंस डिमांड्स के अगर हम इन इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, तो फिर नंबर 1 जो हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं और जो एक सेंस ऑफ लॉलेसनेस इस्लामाबाद से शुरू होती है, कि उससे हम फोकस हटाएं ताकि मुल्क कंसेंसस के साथ जा सके ना। और उसमें पहल पीटीआई ने नहीं किया। लेट मी मूव फॉरवर्ड, जल्दी से क्विकली कर लेते हैं, मुझे लगता है वक्त की कमी है। मुझे बताइएगा कि अब ये पार्टी बैन अगर उसूली फैसला हो गया तो पार्टी बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। डू यू थिंक दे हैव द एविडेंस दैट कैन कॉज योर पार्टी टू बी बैंड, एंड डू यू थिंक इट विल आल्सो बी डीलिस्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और विल यू फेस द सेम फ्यूचर एज तहरीक लब्बैक? रबिश नहीं, तहरीक लब्बैक का तो काफी क्या कहते हैं कलरफुल पास्ट फ्यूचर जो है वो रहा है। अगर कहानियां जो हैं वो आपके दोस्त रहे, आपके दोस्त रहे, हम धरना भी रहे हैं। नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं रहा, ज्यादती ना करें। मेरे दोस्त होते तो मैं ये इलेक्शन जीता हुआ जो है वो फॉर्म 47 पे ना आता। अच्छा,
तो देखिए, ठीक है। पीटीआई को बैन करने की बातें ऑल वन कैन से इज रबिश। मेरे ख्याल में ये हुकूमत को भी पता है, अच्छा। they've gone on the back foot। इसकी वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन आया क्योंकि ब्लेटेंटली जो कलेक्टिव एक एफर्ट हुई है पीटीआई को डिप्राइव करने की, एंटायर फुल कोर्ट ने जो है वो उसको 11-2 पे जो है वो डिसाइड किया कि पीटीआई पार्टी है। इस पे फिर भी थोड़ी सी जो है वो इख्तलाफ राय थी कि किसको सीटें मिलनी, कितने लोगों को सीटें मिलनी चाहिए। काजी फायज ईसा साहब और उनके साथ भी 2 हमख्याल जजेस ने 2 माइनॉरिटी जजमेंट्स में इसको डिस्प्यूट नहीं किया मेजॉरिटी जजमेंट के साथ कि पीटीआई एक पार्टी है। उसकी पैनिक में, क्योंकि इनको पता है कि इसने तो रास्ता खोल दिया आगे, अगर ये जो लोग ये जो ट्रिब्यूनल्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर थोड़ा सा सच निकला और वो सारा सच इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है तो हुकूमत तो रहेगी नहीं। तो इन देयर डेस्परेशन, let me paint a scenario, तैमूर झगड़ा साहब, अगर आपको ये सारी सीटें जिस तरह के कहा गया है आपको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दे देता है, you become the largest party in National Assembly. What do you do with that? Do you take that and turn it into a whole governing state कि आप गवर्न करेंगे, क्योंकि वो आप नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके चांसेस पहले भी आपके पास मौजूद थे। So becoming the largest party, what will you do? Will you just keep bulldozing the bills that keep coming? 2/3 अक्सरियत को रोक लेंगे या आपका कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे? सना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स माजरत के साथ पीटीआई ही फिलहाल कर रहा है, क्योंकि जब आपको दीवार से किसी ने लगाया होता है, जब आपके सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को भी गायब करा दिया जाता है और फिर उन पे जो है वो इतने शर्मनाक इल्जामात लगा दिए जाते हैं आफ्टर नॉट प्रोड्यूसिंग हिम अगेंस्ट द लॉ फॉर मल्टीपल डेज। ये सारा कुछ हम बर्दाश्त करते रहे हैं पिछले 2 साल से ज्यादा टाइम से। इंशाल्लाह जब सीटें मिल जाएंगी, we will be the majority, the plurality party in parliament. On paper तो numbers तब भी इनके साथ होंगे। ये क्या चीज नहीं कर सकेंगे? आईन नहीं बदल सकेंगे। आईन हर रोज बदलने का तो नहीं होता ना, पहली चीज। अगर वो अफवाहें सच है कि ये आईन बदलना चाहते हैं इसलिए कि जो है वो इनको अपनी इलीगल हुकूमत को प्रोटेक्शन देनी है, तो इसके पीछे तो सबको खड़ा होना चाहिए। इसमें नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आपको बड़ा क्लियरली बताता है। 97 और 99 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फारिग करके, एक आर्मी चीफ को फारिग करके, जब दिल तब भी नहीं जो है वो पूरा हुआ, तो उसने कहा कि मैंने जो है वो डिफेक्शन क्लॉज भी जो है वो डाल के कहा कि मैंने अपने आप को अमीर उल मोमिनीन बनाना है। आपको याद है कि वो बिल शायद नेशनल असेंबली से पास हुआ था, सेनेट में जो है वो फंस गया था। तो ये 2/3 मेजॉरिटी ना होना ऐसे निजाम में जैसे पाकिस्तान का है, जहां फायरवॉल्स लग रहा है, लगता है आगे जो है वो हमें नॉर्थ कोरिया की तरह इन शोज में कोरियन बोलनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल कि ऐसे रजीम्स के पास जो है वो 2/3 मेजॉरिटी ना हो। I'll start learning right away. I'll start learning Korean right away. झगड़ा साहब 1 मिनट के लिए जरा आप वापस आ जाते हैं। वेरी पिन पॉइंटेडली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि फाटा का एरिया जो कि फौरन आपके साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का बुलाया गया, 13-13.5 साल आपके पास हुकूमत रही है, आपको ना उनके पैसे मिले हैं। They were asked to leave वजीरिस्तान for in hours. They had to empty their houses. They had to displace themselves. इसके ऊपर आपकी हुकूमत क्या कर रही है to make them more sort of, you know, जाहिर है अब ये कंफ्यूजन तो खत्म हो गई है कि जो अज़्म इस्तेहकाम है वो ऑपरेशन नहीं है, टारगेटेड ऑपरेशंस रोज हो रहे हैं, बट इट्स नॉट एन ऑपरेशन सो टू स्पीक। नोबडी इज गोइंग टू गेट डिस्प्लेस्ड, बट दोज हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड कंटिन्यू टू बी डिस्प्लेस्ड, उसके लिए पैसे फेडरल हुकूमत क्यों नहीं दे रही है? आपकी हुकूमत रही, उसने भी नहीं दिए, अब ये हुकूमत है ये भी नहीं दे रही है। हाउ यू गोना हेल्प देम आउट? आपने 3 सवाल पूछे सना। एक तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पे, और हालांकि हमारी जो है वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आजकल आईएसपीआर के साथ रहती है। मैं 200% डीजी आईएसपीआर की इस स्टांस को सपोर्ट करता हूं कि जिसने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को गलत प्रेजेंट किया उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। गलत 2 लोगों ने प्रेजेंट किया है,
एक ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर पत्नी क्यों है, उनको इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये ऑपरेशन है। और दूसरा रफीक क्या नाम है, तारड़, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जिसने भी कहा, जिन्होंने ये मिस इंप्रेशन दी कि ये सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन है, जबकि अली अमीन खान की इतनी तनकीद हुई कि उन्होंने कहा कि ये तो कहा ही नहीं गया था, और वो सच कह रहे थे। और इनकी पीएमएलएन की ये मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से इतनी तनकीद हुई हमारे इदारों की भी। सीरियसली इनके अगेंस्ट एक्शन और अभी लेना चाहिए, मैं ये डिमांड करता हूं। दूसरी जो आपकी फाटा के बारे में बात है, ये वाकई सच है। पहले हमारी वहां पे जो है वो 11 साल शायद हुकूमत रही है, 10 साल अगर आप बीच में इंटरिम का साल हटा दें। फाटा हमारे साथ सिर्फ 2018 के साथ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपने सच कहा कि जो ऑपरेशंस के अगेंस्ट मिसगिविंग्स हैं वो पार्शली इसलिए कि जो कबायली अजला के लोगों के साथ जो वादे किए जाते हैं ऑन द सॉफ्ट साइड, वो पूरे नहीं किए जाते। 70 साल वफाक ने संभाला है, खैबर पख्तूनख्वा ने नहीं संभाला। अब उसमें ऑपरेशंस होती है, उसमें कुछ कॉम्पेंसेशन होती है, उसमें कुछ वाकई जो है वो लेजिटिमेट मसले हैं कि जो ड्यू डिलिजेंस होनी पड़ती है, वो इतनी जो है वो आसान नहीं है। लेकिन एक बेसिक मसला तो है ना। आज बाय द वे सना, मैंने जाती तौर में, क्योंकि मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत के लिए मुश्किल है, दे हैव टू गो टू द हाई कोर्ट, मैंने जाती तौर पे एक पिटिशन डाली है। पिछले 3 साल में करंट बजट के वफाकी हुकूमत ने 150 अरब रुपए तकरीबन फाटा के नहीं दिए, और ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती है। एक इसलिए क्योंकि कबायली अजला को उसका शेयर नहीं मिलता, वो 3% जो एक्स्ट्रा पैसे मिलने थे वो तो छोड़ें, वो तनख्वाहों के पैसे भी नहीं मिलते। दूसरा, मैं खैबर पख्तूनख्वा का रेजिडेंट हूं, मेरे टैक्स के पैसे पेशावर पे लगने के बजाय जब फाटा पे लगते हैं, जब बनू के टैक्स के पैसे फाटा पे लगते हैं, तो फिर आप कैसे ये सवाल नहीं पूछ सकते कि बनू में सिक्योरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजामात या टांक में या डीआई खान में वो नहीं है जो होने चाहिए। So I've registered a case in court at the Peshawar High Court because as a taxpayer, as a resident of Khyber Pakhtunkhwa, ये मेरा राइट है, ये खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ अवाम का राइट है कि जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाटा की तरफ, वो पूरा करे। Okay, perfect. Thank you, Taimur Jagra साहब. On that note, I will have to say bye because we have to move on and हमारे पास वक्त कम है. वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे. जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब भी आज आया, एक लॉयर्स फोरम पर उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि किस तरह वो फैसले करते हैं और जो हक के खिलाफ फैसले करते हैं, किसी और के कहने पर फैसले करते हैं, उन पर खुदा का कहर नाजिल हो। क्या इस तरह से तमाम इंस्टीट्यूशंस अब आपस में अपने अपने डिफेंस में बोलना शुरू कर देंगे तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या फ़ायदा रह जाएगा। इट सीम्स के इदारे जो हैं वो अपना अपना दिफा करने के लिए खुद ही मैदान में कूद पड़े हैं। कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आज लॉयर्स फोरम पर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो भी फैसले गलत तौर पर करेगा उस पर खुदा का कहर नाजिल हो। उन्होंने ये भी कहा वो दुरूद शरीफ पढ़ के हर फैसला जो है वो लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं जैसे इम्तिहान में एक एग्जामिनेशन जो दे रहा होता है वो इस तरह से लिखता हो। अब इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का जो उसूली फैसला था वो कहाँ खड़ा है और इस पूरी असना में जो हुकूमत है वो कितनी डेस्परेट हो गई है, क्योंकि आज हमने देखा है कि फिर औरंगजेब साहब को दौड़ाया गया है चीन। अब रोल ओवर की बात हो रही है। एहसन इकबाल साहब हैज़ बिन फॉर सम टाइम चीन में थे, वहाँ पर भी उनसे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। रज़ा हारून साहब ने ज्वाइन करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर, सबसे पहले तो आप एक जमहूरी जमात हैं, आइन दिया आपने इस मुल्क को, आपने इस मुल्क में शहादतें दी, आपने इस पार्टी के लिए शहादतें सही। अब इस पार्टी को कहाँ खड़ा देख रहे हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैन के हक में या उसके खिलाफ? मैं इस पार्टी को राइट साइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट देखता हूँ और देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस पार्टी की डेमोक्रेटिक रवायात हैं। जहाँ तक बैन का मामला है, ये एक बड़ा सीरियस और संजीदा आईनी मामला है। ये आइन से लिंक्ड है, सिर्फ कानून नहीं है इसके लिए। और पार्टी का विजन इस पे जो है वर्जन बहुत क्लियर है कि जब तक ये लिखा हुआ हमारे पास आ नहीं जाता और उसके बाद हमारी CEC में डिस्कस नहीं हो जाता, जो हमारे रहनुमा है पार्टी के वो नहीं देख लेते, पार्लिमानी कमेटी नहीं देख लेती और पार्लिमान में डिस्कस नहीं हो जाता, उस वक्त तक इस पर हतमी राय नहीं दी सकती। बिल्कुल पाबंदी लगाई तो जा सकती है, लेकिन उसकी बड़ी टफ जो है वो कंडीशनैलिटीज हैं आइन में। सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का लफ्ज यूज किया गया है 17 में, आर्टिकल 17(2) में।
तो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी आपको तो बेहतर पता है कि क्यों पार्टीज बैन होती हैं, आपको आपसे बेहतर कौन जानता है। हाँ, वो हमारे वाले बैन तो मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो जाया करता था ना, वो तो पार्टी बैन करो नहीं करो हो जाता था, वो तो भाई लोग कर देते थे। यहाँ मुश्किल है, यहाँ थोड़ा सा आपको आइन के हवाले अच्छा ठीक है, देना पड़ेगा। यहाँ मुश्किल है, ठीक है, ओके। अब आज कामरान मुर्तजा साहब भी ज्वाइन करें। कामरान मुर्तजा साहब, मैं आपसे यहाँ बहुत सारी जगहों पे हमदर्दियां बहुत हैं, हमारे साथ तो बस हमदर्दी थी नहीं ना किसी को। बस आप बस ना छेड़े, आपने जख्मों को ना कुरेदें ना, जख्मों को ना कुरेदें, आप जख्मों को ना कुरेदें। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कामरान मुर्तजा साहब, पार्टी को उसूली तौर पर बैन करने का फैसला कर लिया है, ये फरमा रहे हैं अता तारड़ साहब। एक बार फिर एक ऑपरेशन के ऊपर कंफ्यूजन रही, 22 जून को एक एलामिया जारी होता है एपेक्स कमेटी का, उसके बाद 24 जून को एक और एलामिया जारी होता है, उसके बाद ये हमें ख्वाजा आसिफ साहब हो या अता तारड़ साहब हो, एंड राइटली सो, जैसे तैमूर झगड़ा साहब कह रहे थे बिफोर द ब्रेक कि इनको तो यू शुड आस्क देम टू रिजाइन, क्योंकि इन्होंने तो पूरा एक रूमर मिल फैक्ट्री ओपन की कि वाकई हम कोई काइनेटिक ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमें डीजी आईएसपीआर आके बता रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है। तो आपको नहीं लगता हुकूमत मतलब कहाँ क्या कर रही है? जी आपसे पूछ रही हूँ मैं। हाँ, ये कंफ्यूजन है जो गवर्नमेंट के जो ना पार्ट से ये मूल के दोस्त जो है ना, वो अपने आप को जो है ना वो उनकी क्लियरिटी देख लीजिए कि वो आपस में क्लियर नहीं है, और सारे जो ना इनकी रास्ते जो है वो जुदा है, और फिर कभी जो ना इनको जो एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, फिर कोई उसकी जरूरत तो जिहाद आगे जो ना दूसरे दोस्त को किसी को देनी पड़ती है। इसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट की कोई और लाइन है, और फिर सारे जो ना उसी लाइन के ऊपर जो ना प्रेशर होते जाते हैं। पहले जो ना पार्टी लाइन दे लेते हैं, मगर जब वो प्रेशर आता है तो फिर उसके बाद जो ना इनको फिर उसी लाइन के ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस शायद अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये क्या आपको लगता है कामरान मुर्तजा साहब, ये पार्टीज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी कोalition पार्टनर जिसकी रजा हारून साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं दे विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इतना आसान नहीं है ये मामला। आपको लगता है ये मामला इतना आसान है? क्योंकि आज काबीना की मीटिंग में पेश होना था, लेकिन उस असना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुद्दई बन गई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली सीटों वाले केस में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। और वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला भी केस है, उसमें मेरी राय जो है वो पार्टी से थोड़ी सी डिफरेंट है। पार्टी तो खैर सिकाली में जो है था कि हम रिव्यू फाइल नहीं करेंगे, और मैं उस पार्टी के फैसले का पाबंद हूँ यकीनन, मगर उस फैसले के हवाले से मेरी अपनी रिजर्वेशन हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो संसद उनको मिलते जो शरीक सफर न थे, तो ये क्योंकि प्रोसीडिंग नीचे से पैदा हुई थी, नीचे से चल रही थी, तो इसलिए शायद इसमें वो जो प्रोविजन का सहारा लिया गया, शायद वो उस तरह से तो सहारा नहीं दिया जा सकता था। नहीं है वो, चूंकि अब वो पार्टी का स्टैंड जो है वो दूसरा हो गया कि भाई आपने फाइल नहीं करना किसी अपना रिव्यू पिटीशन, तो फिर जो ना मैं उसमें तो नहीं कर रहा, मगर स्टिल मेरा अपना व्यू यही है। और बाकी जो है इस पाकिस्तान के सारे फैसले इसी तरह से होते हैं, कोई फैसला किसी को पसंद आता है, कोई किसी को आता है, मगर वो जो ना वो वक्त की मुताबिकत के साथ बात करते हैं। सर रिव्यू में स्कोप कम है ना कामरान मुर्तजा साहब, अगर लीगली देखा जाए तो रिव्यू में स्कोप तो कम है। अगर 13 मेंबर बेंच ऑलरेडी ये फैसला दे चुके हैं जिसमें 11 की अक्सरियत हो, तो फिर रिव्यू का स्कोप नॉर्मली नैरो होता है, बहुत नैरो होता है, और वो कोई ऐसा कोई जो एरर ऑन द रिकॉर्ड जो है ना, ऑन सरफेस ऑफ रिकॉर्ड जो है ना, वो तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिव्यू भी हो भी सकता है। ठीक है, रजा हारून साहब, आप लोग किस नियत से गए हैं कि वो सीटें आपको मिल जाएं या इनको भी ना मिले? क्या नियत क्या है कि हमें मिल जाएं सीटें वो वाली जो हमें दी गई थी पहले, और इनको ना दी जाए, या इनको ना ही दी जाए, हमें मिले ना मिले? नहीं, वो मैंने जब पिटीशन पढ़ी उसमें ये है कि आइन को दुरुस्त तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। 2-3 जगह से वो पिटीशन जो है ये बताती है कॉन्ट्रडिक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन फैसला आ गया है। नंबर 1 जहाँ 3 रोज बात की है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वहां 15 रोज का हवाला जो है वो दे दिया गया है। जहाँ पिटीशन जो है वो एक हल्फनामे की बात करती है, वहां दूसरे हल्फनामे की बात कर दी गई है। जहाँ फैसले के अंदर 41 MNAs को भी उसी तरह मिला दिया गया है जो 39 MNAs का। तो बहुत सारी चीजों की तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ उसमें हवाले दिए गए हैं कि उनको दुरुस्त किया जा सकता है, उसको बेहतर करेंगे तो फैसले में शायद तब्दीली भी आ जाए।
तो ये तो है पार्टी का मौक़िफ़। और इसी तरीके से बिल्कुल चेंज हो सकता है रिव्यू के अंदर, क्यों नहीं चेंज हो सकता अगर आइन और कानून के मामला दुरुस्त तरीके से इंटरप्रेट ना हुए हों। देखें ना, आप देखें इसमें सबसे पहले तो मुझे एक बात, कामरान भाई यहाँ मौजूद हैं, सीनियर भी हैं, वकील भी हैं, मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया, अगर ये मुझे बताएं, जो 8 मेजॉरिटी जजमेंट है सना मुजस्सिम साहब, उसमें 10 पॉइंट्स हैं, 10 में से एक पॉइंट भी एसआईसी को एड्रेस नहीं करता कि एसआईसी की पिटीशन का क्या हुआ, वो ठीक थे गलत थे, एसआईसी का जिक्र ही नहीं है 10 पॉइंट्स में। तो जब तक वो तफसीली फैसला नहीं आ जाए हमें नहीं पता। और दूसरा जो कामरान भाई से मेरा सवाल होगा वो ये होगा, एक तालिब इल्म जैसे से सियासी वर्कर की, ये मुझे बताएं कि एसआईसी की पिटीशन अलाउ हुई या डिसमिस हुई, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। ठीक है, अगर वो अलाउ हुई या डिसमिस हुई, वो अलाउ हो जाती है, अगर वो अलाउ होती है तो मेमोरान को एसआईसी में जाना चाहिए, अगर वो डिसमिस होती है तो पीटीआई तो फिर कहीं है ही नहीं। So I don't understand what happened to the original petition appeal. ओरिजिनल पिटिशन मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर वहां पर साहिबजादा साहब हैं, उनसे बार बार पूछा गया कि आपने अपने नेशनल हाबी निशान भी तब्दील किए, कभी अपने बयान हल्फी तब्दील किए, तो जाहिर है कि अगर ये पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें उनको नहीं मिलनी थी, और क्योंकि एक पूरा बैकग्राउंड था पीटीआई का निशान ले लेना, और इसके तहत उन्होंने सारे काम किए, तो पीटीआई को सीटें मिलना, ये सब सना साहब, ये सब जज्बाती बातें हैं। अदालत में जज्बात नहीं चलते, अदालत में फैक्ट चलते हैं, कानून और आइन चलता है। कामरान भाई से मेरा सवाल इसीलिए ये है कि लिखा जाता है फैसले में कि अपील जो है वो अलाउ हुई या डिसमिस। कामरान साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, और आपको पता है क्वेटा की लाइन मुश्किल से मिलती है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा बात कर लूं, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं अगर अलाउ हो जाती तो क्या होता और डिसमिस हो जाती तो क्या होता, जी आप बता दें। अगर अलाउ हो जाती तो एसआईसी का जो क्लेम था वो ये था कि ये तमाम सीटें एसआईसी की हैं, एसआईसी के अलावा किसी पार्टी को नहीं दी जाए, यानी पीटीआई को भी ना दी जाए, ये तो उनकी प्ली थी ना। अगर अलाउ होती तो सीटें एसआईसी को मिलती, डिसमिस होने का मतलब ये था कि फिर जो दीगर पार्टियां क्लेम कर रही थी कि उसको उनको मिल जाए। तो जो पिटिशनर था वो एसआईसी था, बेनिफिशियरी पीटीआई हो गया। ये दो अलग अलग पार्टियां हैं। अगर हम थोड़ी देर के जज्बात को और अपने रोमांस को एक तरफ रख लें तो हमें नजर आता है कि आइन और कानून की नजर में तो दोनों चीजें नहीं होती ना। तो जो वहां पे पिटिशनर है ही नहीं, वो बेनिफिशियरी कैसे हो गया? फिर हमने जो 8 मेंबरान का मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का जो डिसीजन है, उसमें उन्होंने एक पॉइंट ये लिखा है कि भाई अगर हमारे फैसले में कोई इबाम हो, कोई समझ में ना आए तो हमसे रुजू करें। और रुजू कौन कौन करे? वो इलेक्शन कमीशन और पीटीआई हमसे रुजू कर ले। तो पीटीआई तो उस पूरे जिक्र में, मतलब उस फसाने में उसका जिक्र ही नहीं है कि आपने उसको पार्टी भी बना लिया, उसको यहाँ तक कह दिया कि हमसे आके वो गाइडलाइन ले ले कैसे करना है। So these are important relevant points. आपने जज्बात और रोमांस की बात की है, आपने जमीर की बात नहीं की, तो मैंने कहा मरियम साहबा कर चुकी है, आप मत कीजिएगा। वो जमीर तो वही होता है ना, जज्बात और रोमांस ही होता है ना, और क्या होता है। दूसरी बात है, अगर आप 8 मेंबरान का अगर आप फैसला, अब इसीलिए वो जरूरी है कि हो सकता है, हमें क्या पता आइन और कानून का, तो जब तक शायद तफसीली फैसले में उन्होंने बिल्कुल जिक्र कर दिया कि एसआईसी का क्या हुआ, लेकिन उनके जो 10 पॉइंट हैं जजमेंट के, उसमें सना साहब आप उसको पढ़ के देख लें, एक लाइन नहीं है एसआईसी की, एसआईसी का तस्करा ही नहीं। इस तरह जैसे एसआईसी डे 1 से वहां थी ही नहीं, जिसकी पिटीशन पे सारा हुआ। फिर एक और जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग सब ये कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की होगी शायद, लेकिन भाई वो मैटर फिर पेशावर हाईकोर्ट में भी तो गया था, वहां के 5 जज साहिबान ने यूनानिमस जजमेंट भी तो दिया, उन्होंने अपहेल्ड किया ना। तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नहीं हुई, वो 5 जज साहिबान